हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सीए संतोष पांडे आप लोगों को वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूं। क्लास 11th अकाउंट्स पहले चैप्टर का वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा। आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। आज बच्चे हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपके अकाउंट्स में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे ये चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना और सीखना है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बुक है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टी.एस. ग्रेवाल भी एक अच्छी बुक है। आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। हम उसी को बेस मान के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बच्चे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स में वर्ड हैं। टर्म्स मतलब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हैं। उनके बिना काम नहीं चल सकता। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंट्स के कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके बिना आप अच्छे से अकाउंट्स नहीं सीख सकते। अच्छे से क्या, सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बच्चों, अकाउंटिंग टर्म्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमारे पास आती है, सबसे पहली टर्म्स हमारे पास जो आती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या बच्चों। देखो, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, आपको पता है ना। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब उसको हम लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बुक में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर है, उसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स में हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिख के रखते हैं। सेल किया, परचेज किया, उसको हम लिख के रखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट इज मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो नाम से ही पता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन। बच्चे, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जो बिजनेस में लेन देन हुआ। जैसे कि बिजनेस ने कुछ खरीदा या बिजनेस ने कुछ बेचा। बिजनेस का मतलब आपकी जो दुकान है। बिजनेस को कई बार हम फर्म के नाम से ही बोल देते हैं, फर्म। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक बिजनेस है या एक फर्म है, तो दोनों का मतलब एक ही है, मतलब एक दुकान है, ठीक है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है, ध्यान रखें। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित कोई भी घटना हुई है, पैसे से संबंधित कोई भी इवेंट हुआ है, ठीक है। तो चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलो या इकोनॉमिक इवेंट बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही निकल आता है कि पैसे से संबंधित कोई लेन देन हुआ है। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट्स इंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज। इंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज। अब बताइए, लेन देन कब होगा, ट्रांजैक्शन कब होगी। लेन देन मतलब आप कुछ ले रहे हैं और आप कुछ दे भी रहे हैं। तो इसका मतलब कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए ट्रांजैक्शन होने के लिए, टू पार्टीज होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इकोनॉमिक इवेंट्स इंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, यानी कि एक हमारा बिजनेस है, एक किसी और का बिजनेस होगा जिससे हमने परचेज करा होगा, तो उनके बीच में जो भी पैसे से संबंधित कोई लेन देन हुआ है दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक बात है, ध्यान रखना। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, जब बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, उसके बाद ही हम उसे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होगी, मतलब पहले आप कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे, उसके बाद उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद शुरू होगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस एट नंबर फर्स्ट। तो वी कैन से दैट इट इनिशिएट्स का मतलब शुरू करना, इट इनिशिएट्स अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस को यहीं से शुरू होता है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, कुछ सेल परचेज हुआ, तो उसके बाद ही शुरुआत होगी अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कि पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद फिर शुरू होगा कि भाई अब चलो अकाउंटिंग करनी है, अब चलो उसको लिखना है। अकाउंटिंग मतलब लिखना है, अब उसे लिखना है अपनी बुक में, और जब बुक में लिखते हैं मतलब रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंट्स में हम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। लिख लो यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं उसको बच्चे हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमें बिजनेस की रिकॉर्डिंग करनी है। जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस करी हैं, सेल करा है, परचेज किया है, किसी से कुछ लिया है, किसी को कुछ दिया है, उसी को बच्चे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 2। अब बच्चों अगली जो बात निकल के आती है वो है अकाउंट, वो है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बच्चे? अकाउंट क्या होता है? तो आपने सुना होगा ना, आपके पापा का बैंक में अकाउंट होगा, आपने सुना होगा ना लोगों का अकाउंट होता है, क्या पता आपका भी अकाउंट हो बैंक में। आजकल बच्चों के भी अकाउंट खुलते हैं, है ना। तो अकाउंट वही है, ये जो आपका अकाउंट है, आपके पापा का अकाउंट है, आपके माता जी का अकाउंट है। तो अकाउंट में क्या होता है, आपके अकाउंट का मतलब कि एक किताब है, एक आपने देखा होगा, पासबुक देखी होगी अपने पापा की शायद आपने। तो पासबुक क्या है, एक प्रकार की छोटी सी किताब है, डायरी टाइप की है। उसमें क्या होता है, आपके पापा जितना पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं उसकी सारी वहाँ पे डिटेल होती है। कितने पैसे आपके पापा ने जमा करे, कितने पैसे आपके पापा ने निकाले। ऐसे जो आपका अपना अकाउंट है उसमें आपने कितने पैसे जमा करे, कितने निकाले, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की जो बुक होगी उसमें उससे संबंधित रिकॉर्डिंग होती होगी, उतने कितने पैसे जमा करे बैंक में, कितने पैसे निकाले। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज से संबंधित सारी बातों को एक ही जगह पे लिखना। आपके पापा के अकाउंट में सिर्फ आपके पापा से संबंधित ट्रांजैक्शंस ही, जो आपके पापा ने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे या विड्रॉ करे, वही लिखे जाते हैं। आपके अकाउंट में आपसे संबंधित जो है सारी बातें लिखी जाती हैं। ये अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि एक व्यक्ति से संबंधित सारी बातें एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बिजनेस में भी अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस में भी बड़े तरह के लोग होते हैं, बड़े तरह के लेन देन होते हैं। जैसे बिजली का बिल जमा करना है, सैलरी देनी है, रेंट देना है, किसी से उधार खरीदना है, किसी को उधार बेचना है, पैसे का लेन देन दिन भर होता रहता है। मशीन खरीदी, मशीन बेची, तरह तरह के बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक तरह की ट्रांजैक्शन को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट।
जैसे जितना हमने सामान उधार बेचा उसको हम एक जगह लिखेंगे, तो उसे हम एक अलग अकाउंट का नाम देंगे। जितना हमने पैसा पाया पूरे दिन भर में, कलेक्शन हुई जो, उसको हम एक अलग जगह लिखेंगे, उसको एक अलग नाम दे देंगे कि भाई ये फलाना अकाउंट है, ये फलाना अकाउंट है। तो अकाउंट का मतलब होता है एक बात से संबंधित सारी बातों को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ transactions. It is a record of transaction under a particular heads of account या under a particular heads. It is a record of transactions under a particular head. जैसे यहाँ पे ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, इसमें आप रेंट, जो रेंट पे करते हैं, जो आप रेंट पे करते हैं, जो आप रेंट पे करते हैं, जो आप रेंट पे करते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं। एक ये अकाउंट है बच्चे, इसमें आपके पास जो कैश आता है उसको लिखते हैं, जो कैश आता है, जो कैश आता है उसको लिखते हैं, जो कैश आता है उसको लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक अकाउंट है, यहाँ पे आप लिखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितनी बार आप पे करेंगे उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारे क्या हैं बच्चे, ये अकाउंट है कि रेंट से संबंधित सारी बातें यहाँ पे, कैश से संबंधित सारी बातें यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारी बातें यहाँ पे, जो हमने सेल करा, जो हमने सेल करा, क्रेडिट सेल, जो हमने क्रेडिट सेल करा उसकी सारी ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे लिखा करेंगे। क्रेडिट सेल मतलब उधार, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का अकाउंट है। तो इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड, क्योंकि हजारों तरह के बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को और एक ही साथ लिख देंगे तो घिसपिच हो जाएगा। तो वो हम क्लैरिटी से लिखें कि ज़्यादा अच्छे से लोग उसको समझ पाएँ, हम भी बाद में उसे देखें तो समझ पाए, कोई दूसरा भी समझ पाए। तो इसलिए हम एक बात से संबंधित बातों को एक ही जगह पे लिखते हैं और उस जगह को हम बोलते हैं अकाउंट। तो इसको हम बोलेंगे रेंट अकाउंट, दिस इज रेंट अकाउंट, दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, दिस इज क्रेडिट सेल अकाउंट, दिस इज क्रेडिट सेल अकाउंट। तो अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड, किसी एक चीज से संबंधित बातों को आप एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से। आप 11th में हैं और 11th में अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से नहीं सीखा तो फिर आगे भी आपको दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत अच्छे से सीखना है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले यही होता है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहें कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के तो लिख सकते हैं। क्या क्या बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं बताइए। एक तो क्या होता होगा, सेल ऑफ गुड्स, है ना। दूसरा क्या होता होगा, परचेज ऑफ गुड्स। तीसरा क्या होता होगा, कैश रिसीप्ट या कैश कलेक्शन होता होगा, है ना। अरे यही तो होता होगा, रेंट, रेंट पे करते होंगे आप। किससे संबंधित रेंट पे करा आपने, बिजनेस से संबंधित रेंट पे करा है। अगर जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, अगर उसने अपना घर का रेंट पे करा है तो फिर उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और इन्हीं ट्रांजैक्शन को जब आप किसी एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, एक बात से संबंधित ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन को जब एक ही जगह पे आप लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं अकाउंट, उसे हम अकाउंट का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अगली जहाँ तक बात आती है हमारे पास नंबर 3, वो है कैपिटल। तो कैपिटल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैपिटल का मतलब क्या है बच्चे, अब जब कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें पैसा लगाना पड़ता है। भाई बिजनेस तो पैसे से ही होगा, तो जो पैसा, जो ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है और वो जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, अगर मान लो कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम पैसे तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपना कोई सामान भी बिजनेस को दे दिया। जैसे कि हमने एक मशीन भी बिजनेस में डाल दी, हमारे पास एक बिल्डिंग थी, हमने कहा यार बिल्डिंग खरीदना क्या है, हमारी एक बिल्डिंग खाली है, उसी में हमने अपना बिजनेस कर लिया, वो बिल्डिंग भी हमने अपने बिजनेस को दे दी। तो कैपिटल में हम कैश भी दे सकते हैं और कैश के अलावा हम कोई एसेट भी हम बिजनेस को दे सकते हैं।
एज ए कैपिटल। तो कैपिटल मतलब इट मीन्स, कैपिटल का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे फटाफट से बताएं मुझे, कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पैसा ओनर लगाता है, इट मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, इट मे बी in the form of cash or and asset, और in the form of asset। जैसे कि मान लो ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। अब ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये ऑनर है। ये कौन है बच्चे, ये हमारा ऑनर है मिस्टर राम। अब मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम ने बिजनेस में कैश दिए, कितने, ₹1 लाख। मिस्टर राम ने यहाँ पे एक मशीन दे दी, एक मशीन थी कोई, वो दे दी जिसकी वैल्यू थी कितनी, ₹50,000। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में, बिजनेस में कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000। तो कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म ऑल्सो। जैसे कि राम जो ऑनर है, ये कौन है, प्रोप्राइटर। ये कौन है, ऑनर। ऑनर ने बिजनेस में जो जो लगाया, कैश लगाया या कोई एसेट दे दी, तो ऑल दीज आर नोन एज कैपिटल। और ध्यान रखना बच्चे, हमने सीखा था कहीं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, नहीं सीखा था तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चे क्या होता है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ये क्या बताता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट, कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, आमतौर से हम यही कहते हैं कि बिजनेस मेरा है, ठीक है, आम भाषा में ठीक है, लेकिन लीगली बच्चे अकाउंटिंग के रूप में बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। बिजनेस एंड प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस, बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चूंकि ये बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो अलग है, तो इसीलिए जो पैसा या जो बाकी चीज़ें ओनर बिजनेस को देता है, तो ऐसे माना जाता है कि बिजनेस ने इसको उधार दिया है, कल को बिजनेस को इसको लौटाना पड़ेगा। यानी कि ये कैपिटल जो भी कैश या मशीन या बिल्डिंग जो भी ये दे रहा है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, कल बिजनेस प्रोप्राइटर को वो लौटाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, एक बात यहाँ पे, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपिटल इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, ड्यू टू द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक बात का और ध्यान रखना है, कैसी लायबिलिटी है, कैसी लायबिलिटी है बच्चे, इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस को ये पैसा देना है लेकिन किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देना है, क्योंकि ये ऑनर जो है कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, अपने घर का ही बंदा है ये। ठीक है, तो बिजनेस इसको बाहर का व्यक्ति नहीं मानता, अलग है लेकिन कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं है, तो इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी है। और कैसी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। अब ध्यान से यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे, कई बारी हम कैपिटल को कुछ अन्य नामों से भी पुकारते हैं।
जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, या एनी गुड्स एनी एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब ये इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक बात है। अब कैपिटल के बच्चे कुछ और भी नाम होते हैं, इसे हम ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं, और इसे कई बार हम बच्चे नेट वर्थ भी कह देते हैं, नेट वर्थ। तो ध्यान रखना है कि कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्थ। तो ऑल दीज टर्म्स आर वन एंड सेम थिंग। अब यहाँ पे एक बात का और आप ध्यान दीजिएगा बच्चे कि अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक इक्वेशन सीखेंगे जो कि मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ, लेकिन हम इसे आगे भी देखेंगे। कैपिटल का बच्चे एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है जिसे हम बोलते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल इज एसेट माइनस लायबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय दिस इक्वेशन, इसका हम मतलब आगे सीखेंगे। तो आपको कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैपिटल का क्या मतलब है, जो पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में लगाया, बिजनेस या अपनी फर्म में लगाया। अब क्या लगा सकता है, पैसा भी लगा सकता है, नगद भी लगा सकता है, कोई चीज़ भी दे सकता है, एसेट वगैरह भी दे सकता है। लेकिन बच्चे चूंकि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट माने जाते हैं, इसीलिए जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है प्रोप्राइटर ने बिजनेस में, वो बच्चे एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और ये इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है। और कैपिटल के अलग अलग नाम भी हैं, ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ, और कैपिटल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। तो कैपिटल से संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। समझ आ रही बच्चे बात, ठीक है सर, बात समझ आ रही है। पॉइंट नंबर 4 है ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर 4 है ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर 4 है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे, निकालना। तो ड्राइंग्स का मतलब इट मीन्स अमाउंट और गुड्स withdrawn by proprietor for personal use। मतलब अब ये जो प्रोप्राइटर थे मिस्टर राम, उन्होंने बिजनेस में इतना पैसा लगाया, कुछ मशीन्स वगैरह भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब बच्चे कई बार ऐसा होता है कि जो 1 लाख रुपए इन्होंने लगाए, 1 लाख रुपए जो इन्होंने लगाए, तो उस 1 लाख रुपए में से कई बार क्या होता है कि 10,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है ओनर को, प्रोप्राइटर को कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार हो गया, कोई अन्य ज़रूरत हो गई, तो इस 1 लाख रुपये में से 10,000 रुपये वो निकाल भी लेता है। तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। या कई बार ऐसा है कि दुकान है इसकी, मान लो इसकी किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, गेहूं दाल चावल चीनी घी चाय पत्ती सब बेचता है ना। तो कई बार क्या होता है कि मान लो कि एक घी है, घी का 1 किलो का डिब्बा है, इसने जो है राम ने अपनी दुकान में से 1 किलो का घी का डिब्बा अपने घर में यूज कर लिया, या 1 किलो चीनी अपने घर में यूज कर ली। तो पैसे नहीं निकाले, उसने कोई गुड्स निकाल लिया। गुड्स का मतलब तो आपको पता है, गुड्स का मतलब आपको बताया था। गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो एक पेन बेचता है तो उसके लिए गुड्स है। स्टेशनरी की दुकान में जो कॉपी किताबें मिलती हैं वो उसके लिए गुड्स है। मैकडोनल्ड के लिए जो बर्गर है वो गुड्स है। जो फर्नीचर का काम करता होगा उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट पैसा या जो गुड्स विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। मान लो ये बिजनेस था, ये बच्चे ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, और यहाँ से राम ने कैश निकाल लिया। कितना निकाल लिया, सपोज 10,000, या यहाँ से कुछ गुड्स निकाल लिया। कितना निकाल लिया, से 1 kg शुगर। तो ये बच्चे उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो ये बच्चे पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो
दिस विल बी नोन एज ड्राइंग, दिस विल बी नोन एज ड्राइंग। तो बताइए जरा, हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म सीखी, कौन कौन सी टर्म सीखी हमने? एक तो कैपिटल, जो पैसा या जो सामान, जो एसेट्स वगैरह फर्म में इन्वेस्ट करता है, कौन? ओनर, प्रोप्राइटर। अब कई बार बिजनेस में से कुछ ओनर निकाल भी लेता है, तो वो जो निकाल लेता है दैट इज ड्राइंग्स। वो कैश भी हो सकता है या कोई गुड्स भी हो सकता है। तो हमने कितने पॉइंट कर लिए? 4 पॉइंट हमने कर लिए। पॉइंट नंबर 5 हम सीख रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म मतलब अकाउंट्स में कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको हमें सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब अगली बात आती है बच्चे लायबिलिटी। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? लायबिलिटी का मतलब जो पैसा हमें किसी को देना है। लायबिलिटी का मतलब एक बर्डन, लायबिलिटी का मतलब बोझ जो हमें किसी को देना है। हमें का मतलब जो बिजनेस को देना है, जो फर्म को किसी को देना है। तो लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? फटाफट से बताइए लायबिलिटी क्या होती है? तो इट मीन्स अमाउंट, इट मीन्स अमाउंट ओड, OWED oblique payable. It means the amount owed or payable by the business. जो पैसा बिजनेस के लिए कर्जा है उसे देना है किसी को। पेबल, ओड या पेबल मतलब, ओड का मतलब पे, कि हमने कर्जा ले रखा है, हमें देना है, कल को लौटाना है, मतलब पेबल है। अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। इट इज ए बर्डन फॉर द बिजनेस। आप भी कभी किसी से उधार लेते हैं तो आपके सर पे क्या होता है? एक प्रकार का बर्डन होता है, जब तक कि आप उसे लौटा ना दें, जब तक आप उसे पे ना कर दें। तो दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है कि किसी को कुछ देना है, लायबिलिटी। नाउ चलिए आप साथ के साथ नोटिंग करते रहें। अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, इट इज ए बर्डन फॉर द बिजनेस। अब बच्चे अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो ये दो प्रकार की लायबिलिटी हमारी हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है इट कैन बी टू टाइप्स। कौन कौन सी? इट कैन बी टू टाइप्स। इंटरनल लायबिलिटी, अभी आपको बताया इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल, जो ओनर को इसे कल को लौटाना पड़ेगा जब भी बिजनेस बंद होगा। अच्छा, और दूसरा बच्चे एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल मतलब जिसे बाहर वाले को देना है। मान लो जैसे कि इसने किसी से गुड्स उधार खरीद रखा है, तो जिससे उधार खरीद रखा है तो कल को उसे देना पड़ेगा ना पैसा। मान लो किसी से परचून की दुकान वाले ने गेहूं चावल चीनी उधार खरीदी, तो कल को उसे पैसे देने पड़ेंगे ना, 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद। तो जिसको पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, बाहर वाले को देने हैं। या आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है, तो कल को आपको बैंक लोन तो क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो ये कौन है लोग? ये सारे बाहर वाले लोग हैं। तो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब कि बिजनेस को जो पैसा देना है, किसे किसे देना है? एक तो उसे ओनर को ही देना है, प्रोप्राइटर को ही देना है, जो भी उसने कैपिटल के रूप में पैसा या कोई एसेट इंट्रोड्यूस करी है, इन्वेस्ट करी है। और दूसरा कि बाहर वालों से भी, जो आपने कुछ उधार खरीदा है, जो लोन ले रखा है, जो कर्जा ले रखा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको भी आपको देना है। वो भी आपकी ये जिम्मेवारी है, आपके लिए एक बर्डन है। वो पैसा भी पेएबल है। पेएबल मतलब देना है, तो दैट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैन बी टू टाइप्स, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ बच्चे अब ध्यान से देखें आगे। अब लायबिलिटी को बच्चे हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से दो प्रकार से बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। बच्चे हम इसे ब्रॉडली दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। बच्चों आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सुंदर सुंदर आप लोग नोटिंग
कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक बात का, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। आप लोग अपनी अच्छी से सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ सुथरी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मेरी बातों को आप सुनिए और सीखिए। मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ लिखने का, तो ऐसा लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। बच्चे अब लायबिलिटी को हम थोड़ा और अच्छे से अगर देखें तो हम उसे दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। ये तो है ही है, ये तो दो टाइप है ही है, ठीक है। ये छोटा क्लासिफिकेशन है। अब इसे थोड़ा आप और अच्छे से आप चाहें तो दो और तरीके से इसे हम बांटते हैं। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होती है बच्चे करंट लायबिलिटी। एक होती है करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, दीज आर द टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। तो नॉन करंट और करंट। तो बच्चे अगर हम बात करें कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, इट इज पेएबल, इट इज पेएबल। नॉन करंट मतलब जो आपको बहुत लंबे समय में पे करना है, अभी इसी साल या 2-4-6 महीने पे नहीं करना है, 2-4 साल 5 साल में आप इसे पे कर सकते हैं। दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी विच इज पेएबल, इट इज पेएबल आफ्टर ए period, it is payable after a period of more than 1 year from the end of the accounting period. It is payable after a period of more than 1 year. ये कब हमें पे करना है? पेबल मतलब देना है। कब देना है हमें? आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्या मतलब है इसका? अभी आपको इसका मीनिंग बताता हूं, लेकिन जरा पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये कौन सी लायबिलिटी है? इट इज पेएबल, it is payable within 12 month, within 1 year, 1 year या 12 month both are the same thing, 1 year या 12 month both are the same thing. It is payable within 1 year, it is payable within 1 year from the end of the अकाउंटिंग पीरियड। तो ये आफ्टर और ये विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो विद इन 1 ईयर पे करना है, विद इन 1 ईयर, और ये कब? आफ्टर 1 ईयर। अब यहाँ पे बच्चे 1 साल में, 1 साल के अंदर ये पे करना है, और ये 1 साल के बाद हम इसे पे कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमने किसी से कर्जा लिया और हमें 1 साल के अंदर ही पे करना है, तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर हमने किसी से कर्जा लिया और उसे हमें 1 साल के बाद पे करना है, तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अब बात आती है कि 1 साल काउंट कब से करेंगे? 1 साल के बाद पे करना है, तो 1 साल कब से? क्या आज से 1 साल या अगले महीने से 1 साल? समझ आ रही बात? तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, तो जिसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, और डायग्राम की सहायता से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बच्चे मान लो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये हमारा 2020 और 2021 है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2020 और 2021 है। 2020 का मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हम जो बुक्स बना रहे हैं, हम जो सेल परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इन 12 महीनों की है, अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक।
जिस पीरियड की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, जिस पीरियड से संबंधित हम सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ करंट लायबिलिटी को। तो बच्चे मान लो कि यहाँ पे मैंने किसी से पैसे, यहाँ पे मान लो मैंने किसी से परचेज किया, यहाँ पे मान लो मैंने क्रेडिट परचेज किया, यहाँ पे मान लो मैंने क्रेडिट परचेज किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्रेडिट परचेज किया किसी से 1000 का, 1000 रुपये का मैंने किसी से क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट मतलब उधार गुड्स खरीदे। ठीक है, अब बच्चे सुनना ध्यान से, अब अगर, नाउ लिसन केयरफुली, अब अगर आपने आज यहाँ पे परचेज करा है तो इस 1000 को आपको देना कब है? हो सकता है यहाँ पे देना हो सकता है यहाँ पे देना हो सकता है यहाँ पे देना हो। अगर बच्चे इसके बाद भी 1 ईयर, अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ तक हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने से 1 साल के अंदर अंदर अगर इसे हमें पे करना है, अगर ये जिस दिन हमने परचेज करा है उस दिन से कभी भी, साल ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, अभी भी अगर 1 साल के 12 महीने के अंदर अंदर तक अगर इसे पे करना है, कहीं तक भी पे करना है, कहीं भी पे करना है, इतने समय तक अगर पे करना है तो हम इसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी, हम इसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या? 1 साल के अंदर पे करना है, लेकिन 1 साल कब से काउंट होगा? बी वेरी केयरफुल, 1 साल काउंट कब से होगा? तो जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसके खत्म होने के बाद 1 साल काउंट होगा, वहां से साल खत्म हो गया उसके बाद 1 साल काउंट होगा। तो हम इसे लिखते हैं पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद विद इन 1 ईयर तक अगर पे कर देना है तो दैट इज करंट लायबिलिटी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ खत्म, साल खत्म हुआ उसके बाद 1 साल में पे करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस साल के अंदर भी अगर आप पे कर देते हैं, मान लो आपने यहीं पे कर दिया 1 ही महीने के अंदर, तो अच्छी बात है, तब भी करंट लायबिलिटी। अगर आपने यहाँ पे कर दिया तब भी करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करा तब भी करंट लायबिलिटी, नहीं पे करा तो भी करंट लायबिलिटी, लेकिन कब तक कर देना? अगले 1 साल के अंदर तक कर देना। तो करंट लायबिलिटी का मतलब जो पैसा हमें नियर फ्यूचर में ही देना है, लेकिन नियर फ्यूचर भी थोड़ा लंबा है, 1 साल तक का समय है। अब मान लो आपने यहाँ पे परचेज करा होता यहाँ पे, तो फिर अगर आप इस पूरे दौरान कभी भी आप पे कर देते 1000 रुपये जो आपने क्रेडिट परचेज करा है सामान, तब भी करंट लायबिलिटी होती। नहीं करा कोई बात नहीं, अगर अगले 1 साल के अंदर तक भी पे कर देते हो तब भी उसे हम करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद से हमें गिनना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब मान लो, अब इसकी बात करते हैं। अब यही एग्जाम्पल ले लो, मान लो यही एग्जाम्पल ले लो। अब मान लो इसको यहाँ तक नहीं पे करा होता, मान लो यहाँ कहीं पे करा होता, इस वाले पीरियड में पे करा होता, तो फिर तो 1 साल करंट अकाउंटिंग पीरियड के 1 साल के बाद पे करा, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो बच्चे यहाँ पे हमने कोई बैंक लोन लिया, यहाँ पे बच्चे हमने कोई बैंक लोन लिया, कितने का? 1 लाख रुपए का। बैंक से हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको हमने कब पे करा? मान लो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ तक पे कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 साल खत्म हुआ, यहाँ पे 1 साल खत्म हुआ, अगर यहाँ तक कभी भी आपने पे कर दिया तो करंट लायबिलिटी। लेकिन आपने पे करा यहाँ कहीं, आपने इसको यहाँ पे करा, यहाँ पे आपने कहीं से पे करा, 1 साल के बाद पे करा, फिर ये कितना पीरियड है? करंट अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, 1 साल हो गया। अब इसके बाद आपने 1 साल के बाद करा, 2 साल के बाद करा, 5 साल के बाद करा, 20 साल के बाद पे करा, तो हम उसे बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है,
तो बच्चे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। देखो, इट इज़ पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। कहाँ से? ये 1 साल के पीरियड के बाद पे करना है। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब इसके बाद भी 1 साल, इसके बाद भी 1 साल के बाद पे करना है, क्योंकि अगर 1 साल तक ही पे कर देते तो तब हम उसे करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखते। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी की आपको डेफिनेशन और ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है। अब जरा ये बता दीजिए सर कि कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसे हम करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है जिससे कि यहीं पे पूरा हो जाए। तो नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स नाम में ही है कि लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। और इसमें बच्चे, इसमें अदर लायबिलिटीज, इसमें अदर लायबिलिटीज भी आपकी आ सकती हैं। अदर लायबिलिटीज का मतलब जैसे कुछ डिवेंचर्स वगैरह हो सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे लंबे समय के लिए होती हैं। बैंक लोन हो सकता है, अदर लायबिलिटी मतलब बैंक लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लंबे समय के लिए आपको पे करना है। जहाँ तक बात आती है सर कि करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी हम किसे बोलते हैं, तो करंट लायबिलिटी ये बच्चे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं कि जो कि हमें जल्दी पे करनी है। जल्दी कब पे करनी है बच्चे? आपको बता दिया कि जब हमारा फाइनेंस ईयर खत्म हो रहा है उसके अंदर भी पे कर सकते हो, उसके बाद भी 1 साल तक पे कर सकते हो, तब तक उसका स्टेटस करंट लायबिलिटी ही पुकारा जाएगा। उसके बाद आप पे करते हो तो देन दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब फिर वो लंबे समय के लिए है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, तो इसमें तो बच्चे एक जैसे कि मैंने आपको बताया तभी यहाँ पे एक क्रेडिटर ही होता है। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने सामान खरीदा है, जिससे हमने सामान खरीदा है उधार, वो कोई हमें 5-10 साल के लिए उधार नहीं देगा, महीना 2 महीना है, साल 6 महीने के लिए ज़्यादा उधार देगा। दूसरा बच्चे इसमें हमारा जो हो सकता है उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है अभी हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा अभी हम बात करेंगे। और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। भाई लॉन्ग टर्म हुआ तो यहाँ आ गया और शॉर्ट टर्म नाम में ही है शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन और डायग्राम याद रखना है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है। तो अगर बात समझ में आती है तो अभी तक जरा बताओ हमने कितनी बातें कर ली, जरा मुझे फटाफट से बताओ अभी तक हमने कितनी बातें कर ली। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की भी हमने बात करी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करी। बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमने क्या देखा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि 2 पार्टीज़ के बीच इंटर होती हैं, और यहीं से ही हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, बुक में चीज़ों को रिकॉर्ड करने की। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, रेंट पेड, ऑल आर द एग्जाम्पल्स। अकाउंट क्या होता है कि इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक तरह की चीज़ों को एक जगह पे रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट से। उसके बाद बच्चे कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है बच्चे, तो कैपिटल का मतलब क्या है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स और गुड्स। ये बच्चे जो भी बिजनेस में प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि भाई वो जो है बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ भी बोलते हैं। कैपिटल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि आने वाली क्लासों में हम देखेंगे। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ पैसा प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है ना। तो अगला था हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। जो कर्जे के रूप में बिजनेस के पास कुछ है या जो पैसा बिजनेस को किसी को देना है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जैसा कि आपको बताया कैपिटल होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बच्चे क्या होता है, क्रेडिटर या बैंक लोन वगैरह होता है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी की बात करते हैं। ये तो बच्चे छोटा क्लासिफिकेशन है, एक बड़ा और मेन क्लासिफिकेशन होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि हमारा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसके बाद 1 साल
तक नहीं पे करना है, बल्कि उसके बाद पे करना है। हमारे अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद पे करना है। आमतौर से इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। करंट लायबिलिटी में करंट अकाउंटिंग पीरियड के बाद 1 साल के अंदर अंदर तक पे करना है। इस पर ये इंटरप्रिटेशन नहीं लेना, आप इसको ये मत समझ लेना कि करंट अकाउंटिंग ईयर के बाद ही पे करना। अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड में भी पे कर देते हो तब भी वो करंट लायबिलिटी ही है, वो मैक्सिमम पीरियड वहाँ तक का है। ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद जो हमारी बात आती है अगली, वो आती है, कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर हमारा 6 है। तो हमारा अगला जो पॉइंट आता है 6, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ये है एसेट्स। एसेट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एक टर्म है एसेट। एसेट बच्चे क्या होती है, एसेट। तो जब भी कोई बिजनेस होता है बच्चे, तो उस बिजनेस में एसेट्स होती हैं। एसेट्स क्या होती हैं सर बच्चे? एसेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं these are the assets are the properties. Assets are the properties owned by the business. ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति है, संपत्ति है। ओन्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के पास है, जिसका बिजनेस मालिक है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे, हम कहते हैं दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। हम इन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब ये हमारे रिसोर्स हैं, ये हमारे रिसोर्स हैं, और इनका हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। बिजनेस में पैसा कमाने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का, इन रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे, एसेट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रकार से आप डिफिनेशन कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, एंड दीज enable the business, these enable the business to get economic benefit in future. These enable the business to get economic benefit in future. इन प्रॉपर्टीज से, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज से बिजनेस को मिलेगा बेनिफिट फ्यूचर में। तो एसेट्स क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं, ये संपत्तियां हैं, ये कुछ रिसोर्सेज हैं, संसाधन है ये। और ये संसाधन क्या कराएंगे? ये बिजनेस को पैसे के रूप में फायदा कराएंगे। कब? फ्यूचर में। अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स को बच्चे हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 मेन कैटेगरीज में। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। एसेट्स को हम 3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरह की एसेट्स हमारी हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की एसेट्स हो सकती हैं बच्चे? ध्यान से देखें। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। दूसरा करंट एसेट्स। सर ऐसा तो लायबिलिटी में भी था, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जी हाँ बच्चे, वहाँ भी था। और तीसरा एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। 3 प्रकार की बच्चे एसेट्स हो सकती हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको हम 3 प्रकार से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम
नॉन करंट एसेट्स किसे बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स किसे बोलते हैं हम? तो किसे बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जो नॉट फॉर रीसेल होती हैं। नॉट फॉर रीसेल होती हैं, मतलब इसको हम रीसेल नहीं करेंगे। नॉट फॉर रीसेल, हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको रीसेल करने के लिए ना आए कि भाई आज लाए हैं कल इसे बेच देंगे, नहीं, हम इसे रीसेल करने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये हमें हेल्प करेंगी, हेल्प्स इन आवर बिजनेस एक्टिविटीज़। ये इनको हम बेचेंगे नहीं, इनको हम इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको हमने यहाँ पे करा हुआ है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसको हम अपने पास रखेंगे। हेल्प्स इन आवर बिजनेस एक्टिविटीज, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम करेंगी, मतलब ये हमारी बच्चे हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम, ये इनकम जनरेट करने में हमारी मदद करती हैं। और ये बच्चे हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसे केप्ट करते हैं, हम इसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे हम रखते हैं। तो क्या है नॉन करंट एसेट्स? इनको हम सेल करने के लिए नहीं लाए हैं, इनकी ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसको हम अपने बिजनेस में रखेंगे लंबे समय के लिए। ये हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करती हैं, हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम, इन्हीं से हम पैसा कमाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होती हैं, मतलब लंबे समय के लिए इसको हम रखते हैं। तो अगर आप बात करें, अगर आप देखें कि नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो नॉन करंट एसेट्स में अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स लैंड है, बिल्डिंग है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है लंबे समय के लिए, करंट का मतलब कम समय के लिए, नॉन करंट मतलब लंबे समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखी है। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स क्या होती हैं? तो ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स क्या होती हैं बच्चे? तो करंट एसेट्स होती हैं फॉर रीसेल। ये बच्चे हम रीसेल पर्पस के लिए लेते हैं कि भाई आज हमने खरीदा है कल इसे हम बेच देंगे, या फॉर कन्वर्टिंग इन कैश। कन्वर्टिंग इन कैश का मतलब कल को उसको हम बेच करके और उससे हम पैसा कैश रिसीव कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो ये बच्चे क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं कि बहुत जल्द इनको हम बेच देंगे, या इनको बेच करके हम इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हटा करके हमारे पास कैश आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें स्टॉक हो सकता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है ना, इसमें डेटर हो सकते हैं, इसमें बच्चे बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। क्या है बिल्स रिसीवेबल? अभी हम इसकी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। तो स्टॉक का मतलब कि भाई हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, हम चाहेंगे कि भैया उसको हम रीसेल कर दें। ये स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको हम चाहेंगे भाई जल्दी से स्टॉक चला जाए, इसके बदले पैसे आ जाएं। डेटर मतलब जिनको हमने उधार बेचा हुआ है, तो हम चाहेंगे ना जिसको हमने उधार बेचा हुआ है वो जल्दी से कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, मतलब हमें कैश मिल जाए। तो इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्टॉक है वो लंबे समय के लिए हमारे पास रहे। हम नहीं चाहते कि हमारा जो डेटर है वो लंबे समय के लिए हमें पैसे ना दे, हम चाहेंगे सब जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात यहाँ पे और करेंगे बच्चे, कि ये जो नॉन करंट एसेट्स वाला मामला है, नॉन करंट एसेट्स वाला मामला है जिसमें हमने फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ, या इसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसमें आप एक एग्जांपल और अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये लोन बच्चे हमने दिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हमने किसी को उधार दिया हुआ है, लिया नहीं है। लिया होता तब तो लायबिलिटी हो जाती है, हमने किसी को उधार दिया है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमें कल को लौटाएंगे, लेकिन ये लंबे समय में लौटाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन करेंट एसेट्स में हमने लिखा। अब इसी बात को थोड़ा सा हम फिक्स एसेट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो फिक्स एसेट्स को हम थोड़ा सा फर्दर क्लासीफाई करेंगे, उसी डायग्राम में ही हम आगे चल रहे हैं। तो बच्चे जो हमारा फिक्स एसेट्स है उसको हम दो प्रकार से थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं। वो जो फिक्स एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स में, तो फिक्स एसेट्स क्या होती हैं बताइए, बताइए। इट नहीं, दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स का मतलब इट इज नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं है, बल्कि इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, बल्कि ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है, इनका हम यूज करेंगे। समझ आ रही बच्चे बात। अब अगर हम इस फिक्स एसेट्स को देखें, तो इस फिक्स एसेट्स को हम दो प्रकार से बच्चे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। हम ये कौन सा वाला काम कर रहे हैं, इस नॉन करंट वाले में जो फिक्स एसेट्स पॉइंट्स हैं उसी को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स में बच्चे हम कहते हैं कि इसमें दो प्रकार की एसेट्स हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स बच्चे, टेंजिबल का मतलब जिसे हम देख सकें, छू सकें, इनटेंजिबल जिसको देखा और छुआ ना जा सके, which can be seen और touched, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। intangible which cannot be seen और touched, जिसे हम देख और छू नहीं सकते, उसे हम intangible assets बोला करते हैं। अब tangible assets में अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी फिक्स एसेट्स होती हैं जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, मतलब जो बेचने के लिए हम नहीं रखते और जिससे हम बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जिसको हमने रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी, समझ आ रही बात। तो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी एसेट्स क्या है हमारी, जिसे हम देख सकते हैं, और इनको हम कभी बेचेंगे नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल बिजनेस में करेंगे और अपने बिजनेस को चलाएंगे इनका इस्तेमाल करके और पैसा कमाएंगे। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। फर्नीचर है, आप खुद सोचें, कंप्यूटर भी हो सकता है, बिजनेस में जो जो चीज़ें हो सकती हैं एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हम अपने बिजनेस से पैसा कमाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम बेचने के लिए इसको हमने नहीं रखा हुआ है। तो ये फिक्स एसेट्स हैं और टेंजिबल एसेट्स हैं। अब बच्चे, फिक्स एसेट्स कुछ और भी होती हैं, मतलब हम उसे बेचते नहीं हैं, उससे हम पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको हम देख और छू नहीं सकते, वो इनटेंजिबल हैं, वो उसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बात आ सकती है, इसमें क्या क्या बात आ सकती है, इसमें बच्चे, इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती है, गुडविल, इसमें क्या होता है, पेटेंट, इसमें क्या होता है, कॉपीराइट, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं इसके अंतर्गत हमारी आती हैं। तो अब लैंड तो आप समझते हैं, लैंड ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर,
गुडविल मतलब जो हमारे बिजनेस का नाम है, गुडविल, जैसे मैकडोनल्ड, डोमिनोज, उनका जो नाम है गुडविल है। पेटेंट, पेटेंट मतलब कि हम कोई चीज़ अपने नाम करवा लेते हैं, किसी चीज़ को अपने नाम दर्ज करवा लेना, पेटेंट। कॉपीराइट, हमने कोई किताब लिखी, हमने कोई चीज़ बनाई, फिल्म बनाई, तो उसको और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर हमारा ही अधिकार है उस बुक पे। सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चे, वो भी हमारे एसेट्स होते हैं और इंटेंजिबल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एसेट्स क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट पहुंचाएंगे। नॉन करंट एसेट्स, इनको हम बेचने के लिए नहीं रखते, ये एक प्रकार की हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन बिजनेस एक्टिविटी, ये जनरेटिंग इनकम में मदद करती हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखते हैं। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर फिक्स एसेट्स को हमने देखा कि भाई ये एक प्रकार की नॉन करंट एसेट्स है, रीसेल के लिए नहीं होती बल्कि अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होती हैं। टेंजिबल हो सकती हैं जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आ सकती है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख छू नहीं सकते, ये चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स हैं, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह। करंट एसेट्स में क्या देखा हमने कि भाई इनको हम रीसेल पर्पज़ के लिए रखते हैं, इनको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल या एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। अब बच्चे बात आती है एक फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? तो फिक्टिशियस एसेट्स की अगर हम बात करना चाहें बच्चे, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? तो फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है बच्चे? तो देखें यहाँ पे दीज आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। ये बच्चे एक प्रकार के लॉसेस है, नॉट रिटर्न ऑफ है, लेकिन बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम इट। ये बच्चे एक प्रकार के खर्चे हैं, एक प्रकार के लॉसेस हैं जो कि अभी हमने राइट ऑफ नहीं करा है, मतलब अभी वो हमारे बुक से गायब नहीं हुए हैं और उनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जब बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम इट इन फ्यूचर, इनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। चूंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में जिससे बेनिफिट मिलता है वो एसेट है। तो भले ही ये लॉसेस हैं, भले ही ये खर्चे हैं, दीज आर द लॉसेस और एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, और इनसे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। चूंकि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इसीलिए से हम बोलते हैं एसेट। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें बच्चे हम, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा कराया 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का हमने एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा कराया। भाई 3 लाख रुपए खर्च करके हमने एडवर्टीजमेंट किया। अब बताओ, अगर मान लो किसी बिजनेस ने 3 लाख रुपए खर्च करके एडवर्टीजमेंट किया, तो क्या एडवर्टीजमेंट जो 3 लाख रुपए किया तो उसका फ़ायदा उसे एक ही साल में मिलेगा या अगले 2, 4, 5 सालों तक मिल सकता है? एडवर्टीजमेंट मतलब लोगों को आपने बताया कि हमारा ये प्रोडक्ट हम ये काम करते हैं, तो क्या उससे आपको एक ही साल में फ़ायदा मिलेगा या कई सालों तक फ़ायदा मिलेगा? एडवर्टीजमेंट से तो कई सालों तक फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चे अब मान लो कि 3 लाख रुपए है, मान लो कि इसका फ़ायदा हमें लगता है कि 3 साल तक मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा? 3 साल तक मिलेगा। तो 3 लाख में से 1 लाख का फ़ायदा इस साल मिल गया, 1 लाख का फ़ायदा अगले साल मिलेगा और 1 लाख का फ़ायदा अगले साल मिलेगा। 3 लाख में हमें लगता है कि 3 साल तक फ़ायदा मिलेगा, अनुमान है ये, ठीक है ना। अब बच्चे इस साल ये जो खर्चा हुआ, इस साल जो फ़ायदा मिला 1 लाख का, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस है। लेकिन ये जो 2 साल का फ़ायदा अभी फ्यूचर में मिलेगा, 1 लाख का अगले साल, 1 लाख का अगले साल जो फ़ायदा मिलेगा, तो इस 1 लाख और 1 लाख को बच्चे जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलाएगा, इसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स से हम बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है बच्चे? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है कि ये 3 लाख हमारा खर्चा हो चुका है, ये हमारा लॉस है, खर्चा हो चुका है, इसमें से 1 लाख रुपए का तो बेनिफिट इसी साल मिल गया है, तो उस 1 लाख को हम एक्सपेंस बोलेंगे। वो एसेट नहीं, वो एक्सपेंस है। लेकिन जो 2 लाख का खर्चा
हो तो चुका है लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, मतलब वो अभी हमारी बुक में एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। चूंकि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इसीलिए इसे हम एसेट का नाम देते हैं। तो बताइए जरा, अभी तक हमने कितनी बातें कर ली, फटाफट से एक बार रिवाइज कराइए। बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर ली, अकाउंट की बात कर ली, कैपिटल की बात कर ली, ड्राइंग की बात कर ली, लायबिलिटी की बात कर ली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेट की बात कर ली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 3 प्रकार के एसेट्स हैं। और फिर ये जो फिक्स एसेट्स था बच्चे, इसके हमने कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन देखे कि भाई फिक्स एसेट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोटिंग करें और उसको आप बार बार रिवाइज करें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय। अगली क्लास में फिर कुछ इसी से आगे की बातें हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।